नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, सतीश उपाध्याय जी, जो कि दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली की राजनीति पर एक गहरी समझ है उनकी और दिल्ली में इस वक्त काफी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, राजनीति के लिहाज से भी और अलग परिस्थितियों में भी। उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे। सबसे पहले सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका आपकी स्वागत है। जी। सतीश जी, काफी लंबे समय से आप दिल्ली की राजनीति से जुड़े रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में जो बॉर्डर सील हुए और आखिर जो इसका कारण दिल्ली सरकार ने दिया है बॉर्डर सील करने का, उससे क्या संदेश जाता है? देखिए, मेरा कहना है कि दिल्ली की समस्या एक विचित्र प्रकार की है और जिस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है संवेदनहीनता के साथ, वो नहीं करना चाहिए। सवाल है कि हम दिल्ली एक देश की राजधानी है और राजधानी के बॉर्डर्स को सील करना, क्योंकि जो जब हम एनसीआर की बात करते हैं तो ऐसे लाखों लोग हैं जो नोएडा से, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, सब जगह से दिल्ली में कामकाज करते हैं। एक तरफ तो हम अनलॉकडाउन 1 कर रहे हैं और दूसरी तरफ उस लॉकडाउन को हम बढ़ा रहे हैं जो जिंदगी में लोगों की मुसीबतों को बढ़ा रहा है। सवाल है सतर्कता की और सावधानी की। सवाल है प्रिकॉशन लेने की। सवाल है कि आप किस तरीके से चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं, ना कि ये कि आप अपनी समस्या को, अपनी नाकामियों को, आपके पास जो विफलताएं हैं उनको छुपाने के लिए आप इस तरह के बॉर्डर सील करें। मैं समझता हूं दिल्ली के लोगों की समस्या है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है और उसी प्रोस्पेक्टिव में दिल्ली के संदर्भ में सोचना चाहिए। आप दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाना चाहिए। दिल्ली बीजेपी के अब नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आदेश कुमार गुप्ता जी, और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर आदेश कुमार गुप्ता ही क्यों, और आखिर कौन सी मुख्य जिम्मेदारियां और चुनौतियां भविष्य में उनके सामने रहेंगी? नहीं, देखिए, ये सवाल तो ना तो मेरा है ना आपका है कि आदेश कुमार गुप्ता ही क्यों। पार्टी है, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और डायनेस्टी पॉलिटिक्स हमारे यहाँ नहीं है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से, आगरा से आकर के और यहाँ दिल्ली में दिल्ली का अध्यक्ष बना था, इसी तरह से संयोग की बात है कि आदेश गुप्ता भी उत्तर प्रदेश के कन्नौज से आते हैं और एक कार्यकर्ता हैं। विद्यार्थी परिषद से लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा, पार्टी की जिम्मेदारी, दिल्ली के महापौर और एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। पार्टी का नेतृत्व तो निश्चित रूप से ये देखता है, सोचता है कि एक कार्यकर्ता को इसकी जिम्मेवारी देनी चाहिए थी, तो ये प्रेरोगेटिव उनका है। लेकिन ये सही है कि दिल्ली में चुनौतियां, विषम परिस्थितियां हैं, चुनौतियां अलग प्रकार की हैं और उन सब चुनौतियों को जब कोई कार्यकर्ता होता है, वो जमीन से उठ करके आता है, वो उन सब समस्याओं को जानता है, तो उसका समाधान भी खोज सकता है। समस्या है दिल्ली में संगठन को एक नई गति प्रदान करने की। समस्या है आज की जो सरकार है उससे जो चुनौतियां मिलती हैं उनको समझने की। समस्या है दिल्ली में जिस तरीके से जेएनयू की तरह की एक्टिविटीज होती हैं, देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, उनको समाधान करने की। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समस्या को अगर हम अवसर में बदलें और समस्या का समाधान हम विस्तृत रूप से गहन करके करें, तो मुझे उम्मीद है कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी एक सेवा के रूप में संकल्प लेकर के जिस तरीके से दिल्ली वासियों के लिए काम करती रही है, आदेश गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में अच्छा होगा। ठीक। आपने इन समस्याओं की बात की और उसके आगे जो चुनौतियां हैं मैं उनको भी आगे बढ़ाऊंगी। पूरबिया वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी दिल्ली मनोज तिवारी को लेकर आई थी दिल्ली में, लेकिन ऐसा विधानसभा चुनावों में हो ना सका। किसी भी तरह का बहुमत नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी दिल्ली में अपना वो वर्चस्व स्थापित नहीं कर पा रही जो कभी मदन लाल खुराना या फिर उनके बाद के समय में था? नहीं, मैं मानता नहीं कि ये कोई हम किसी वोट बैंक के कारण से उनको लेकर के आए थे। ये सही है कि एक प्रोस्पेक्टिव है कि वो पूर्वांचल से आते हैं और दिल्ली में पूर्वांचल के मतदाता बहुत बड़ी संख्या में हैं। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ जो आता है वो दिल्ली का होकर के रह जाता है। हम ये क्षेत्रवाद की बात, हम ये जातिवाद की बात, मुझे नहीं लगता कि इसको करने की आवश्यकता है। और अगर ऐसा किसी ने सोचा भी होगा, तो मेरा व्यक्तिगत मत है कि मैं उसको नहीं मानता हूँ। मनोज तिवारी पूर्वांचल से आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से काम किया और हम किसी भी वर्ग विशेष को, हम किसी भी राज्य विशेष को, शायद मैं उस मानसिकता के विरोध में हूँ कि हम उसको वोट बैंक के रूप में देखें। हम किसी धर्म को, हम किसी जाति को वोट बैंक के रूप में देखें।
तो शायद राजनीति का इससे गिरा हुआ स्तर कोई हो नहीं सकता। मेरा व्यक्तिगत मत है और मैं इसको मानता नहीं हूं। लेकिन निश्चित रूप से देश के सभी नागरिक दिल्ली में रहते हैं, सभी राज्यों के लोग दिल्ली में रहते हैं, दक्षिण भारतीय से लेकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह के लोग, उड़ीसा, सब जगह के लोग रहते हैं। सबको राजधानी में सम्मान मिले, दिल्ली सबकी अपनी है और वो दिल्ली को आत्मसात करें, ये दृष्टिकोण ही गलत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कई बार ऐसे बार कहा है और अभी भी ये कहा है कि अब दिल्ली के लोग, दिल्ली के बाहर के लोग अगर दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली के लोगों के लिए सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का भाव शायद दिल्ली में पहली बार देखा गया है, क्योंकि ये दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली का अपना कुछ नहीं है। बाहर के लोगों ने, अब मुझे बाहर का कहना नहीं चाहिए, देश के लोगों ने राजधानी को अपना बनाया, इसका विकास किया है, इसको आगे बढ़ाया है। तो मैं इस दृष्टिकोण से मेरी सहमति नहीं है कि हम किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष, राज्य विशेष की बात करके, और यही राजनीति दिल्ली के लिए घातक भी है। ठीक। और सतीश जी, हाल ही में केंद्र में मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा किया है और कुल मिलाकर 6 साल केंद्र की सत्ता में हो चुके हैं। बीजेपी लगातार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, लेकिन आखिर इन 6 सालों के कार्यकाल का फायदा भी दिल्ली में क्यों नहीं मिल रहा बीजेपी को? नहीं, दिल्ली में मिला ना। आपने देखा कि हम दोनों बार सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के बने। दोनों ही बार निगम में सरकार हमारी दिल्ली में आई और उपचुनाव हुए, उसमें भी हम जीते। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में जो सफलता, जो मत प्रतिशत हमको मिलना चाहिए था, वो हमको पूरी तरह से नहीं मिला और ये विश्लेषण का विषय है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी। तो हमको सोचने की जरूरत है कि हम लोकसभा में जब सातों सीटें जीतते हैं, हम 64-66% मत लेकर के आते हैं। विधानसभा में लोकसभा के चुनाव को अगर हम देखें तो 60 के लगभग सीटों पर जमानत जब्त होती है और उसके बाद विधानसभा में हम हार जाते हैं। निश्चित रूप से एक विश्लेषण का विषय है और इसको राजनीतिक रूप से विश्लेषण करना चाहिए कि हम कहां पर किस तरीके से विधानसभा में जो सफलता हमको मिलनी चाहिए, जिस प्रकार का मुकाम हमको मिलना चाहिए। मदन लाल खुराना जी के बाद हम सरकार पिछले 20 साल से नहीं बना पाए हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए, वो बीजेपी हो या कोई हो, उसको इस बारे में आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है और पार्टी ने भी निश्चित रूप से इसके बारे में सोचा ही है और आने वाले समय में इसको ठीक करेंगे। लगातार काम करना, लगातार चीजों को ठीक करना, ये किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ा काम है और जब आप चुनाव में हारते हैं तो एक चुनौती आपके लिए बड़ी हो जाती है। मैं बिल्कुल बेबाकी तरीके से कहना चाहता हूं कि उसके लिए वास्तव में चुनौतियां बड़ी हैं और जिस प्रकार की ये सरकार है, जिस प्रकार की मानसिकता की ये सरकार है, जिसके कोई मापदंड नहीं है, जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, जिसको केवल और केवल कैमोफ्लेज करना आता है चीजों को, ये वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है। और दिल्ली के लोग आज जिस प्रकार की स्थिति है, मैं भी आ रहा था तो मैंने एक ट्विटर पर देखा, एक हरलीन कौर नाम की महिला है जिन्होंने लिखा कि वो एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई हैं, दिल्ली लोकनायक जयप्रकाश एलएनजेपी के पास, और उनके पति को वहां एडमिशन नहीं मिला और 1-1.5 घंटे के अंदर ही उनका स्वर्गवास हो गया। अब ये कहा तो केजरीवाल कहते हैं कि इस नंबर पर फोन करिए। मैं इस समय दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वास्तव में संवेदनशीलता के साथ इस प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की जरूरत है। ये आरोप प्रत्यारोप का समय भी नहीं है, लेकिन ईमानदारी से प्रशासन को भी अपना आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है, अपनी कार्यशैली को जानने की जरूरत है, क्या अगला वास्तव में जो सवाल वो है, कह रहे हैं जी, वो मैं हो रहा पूरा है। ब्रीफली जी। आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी कि जो अभी ये संकट काल में जिस तरह से दिल्ली सरकार का जो काम रहा है, राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि केंद्र में खुद सरकार ये अपील कर रही है विपक्षियों से कि राजनीति इस पूरे संकट के समय पर ना लाएं, तो राजनीति से ऊपर उठकर आप इस संकट के समय में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकाल है, जो उनके काम करने का जो तरीका है, जिस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं, उसे कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं और लोगों की जाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि वास्तव में एक बड़ा संकट है, भारी संकट है। पूरा देश, पूरा विश्व एक संक्रमण काल से गुजर रहा है और हम भी गुजर रहे हैं उसी से। मैं इस समय किसी सरकार के बारे में कोई टीका टिप्पणी करूं, वो जिस प्रकार के क्लेम कर रहे हैं, शायद आप पत्रकार हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। वो 10 लाख का भोजन कैसा बन रहा है, किन के लिए बन रहा है, मैं उस पर कहूंगा तो लगेगा कि चूंकि मैं विरोध में हूं, बीजेपी में हूं, तो मैं उनका विरोध कर रहा हूं। लेकिन जो कहा जा रहा है और जो धरातल पर है, उसका गैप बहुत वाइडन है, जमीन आसमान का फर्क है।
और इस फर्क को देखने की जरूरत है। मैं केवल कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं, वो चाहे वेंटिलेटर का सवाल हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज की बात हो, चाहे वो लोगों को भोजन देने की बात हो, और चाहे रातों रात दिल्ली के दिल्ली के देश के बाहर के श्रमिकों को डीटीसी की बसों से बॉर्डर पर छोड़ने की बात हो। मेरा कहना है कि ईमानदारी, आप व्यवहार की ईमानदारी होने की जरूरत है। मैं दोषारोपण इसलिए नहीं करना चाहता, मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूं, आपको डाटा दे सकता हूं, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार को, दिल्ली सरकार को ये समझने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि जो वो क्लेम कर रहे हैं और वो जो कह रहे हैं, मैं ये मानता हूं दिल्ली के नागरिक होने के नाते कि उसमें एक गैप हर व्यवस्था में बहुत बड़ा है। कहना कुछ, करना कुछ, दिखाना कुछ और एडवर्टाइजमेंट कुछ। तो ये सरकार जिस प्रकार की सरकार है, उस सरकार को एक संवेदनशील तरीके से विषयों को सोचने की आवश्यकता है। ठीक। और सतीश जी, अब मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं करूंगी, एक मानवीयता की भी बात से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप दिल्ली की राजनीति में बहुत समय तक रहे हैं और आप अच्छे से अभी भी इसे समझ रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी बड़ी संख्या है, उनका एक बड़ा रोल है। उनका दिल्ली से यूं चले जाना, एक बड़ी संख्या में उनका अपने प्रदेशों में लौट जाना, दिल्ली अब लगभग उनसे खाली हो चुकी है। इसे आप कैसे देखते हैं? उनकी जो मजबूरी रही यहां से वापस लौटने की, ये जो संकट है, और उसके बाद अब कारोबार शुरू हो रहा है दिल्ली में, इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? दिल्ली में तो मजदूर ही नहीं है, कारखाने के काम करने के लिए लोग नहीं बचे हैं। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि मैंने कहा ना कि दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और मैं ये दिल्ली के बाहर के लोगों को प्रवासी मैं मानता भी नहीं हूं। हम सब देश के नागरिक हैं और दिल्ली पर उतना ही अधिकार अब देश के बाकी लोगों का है जितना हमारा है। और इन श्रमिकों के द्वारा जो दिल्ली से, अन्य राज्यों से जो लोग आए हैं, भारत के नागरिक हैं, उन्होंने दिल्ली को बढ़ाने में एक बड़ा अपना योगदान दिया है और ये बड़ा एक मानवीय विषय है। इस विषय पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए था। इस विषय पर सरकार में उनकी जरूरतों को ध्यान से सोचना चाहिए था। इस विषय पर हम केवल भी, मैंने कहा कि जो हम कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, उसमें अंतर बहुत बड़ा है। और ये अंतर होने के कारण ही, अगर आपने ये कहा कि हम इतने लाख लोगों को भोजन देंगे, हम इतने लाख लोगों को किराया नहीं देना पड़ेगा, हम इतने लाख लोगों की सुविधा करेंगे, वास्तव में कुछ नहीं हुआ। वो भटकते रहे। और आफ्टर ऑल उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, वो महीने के हिसाब से चलती है। 1 महीना, 2 महीना आप सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप नहीं कर सकते। मान लीजिए मकान मालिक किराएदार को परेशान कर रहा है, बिजली का बिल उसको ज्यादा देना पड़ता है, पानी के पैसे उसको देने पड़ते हैं, रहने का उसको किराया देना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई का उसको देना पड़ता है, दुकानदार उसको उधार नहीं देता। तो सरकार की संवेदनशीलता होनी चाहिए थी। अगर आप सरकार चला रहे हैं और आपको मालूम है, आपके पास एक डाटा है कि दिल्ली में कितने श्रमिक रहते हैं, तो क्या आप उनकी आवश्यकताओं के बारे में चिंता नहीं करेंगे? उनको क्या भोजन चाहिए? उनको किस-किस चीज की आवश्यकता है? कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो नौकरी पर काम करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं? आपको वर्गीकरण करने की आवश्यकता थी और वर्गीकरण करने के हिसाब से लोगों को अलग-अलग सुविधाएं देने की जरूरत थी, उनको ढाढ़स बनाने की जरूरत थी। मैं फिर कहूंगा कि मुख्यमंत्री केवल अपने यहाँ से एक डेली ब्रीफिंग करने के अलावा, क्या लोगों को जो उनको एक विश्वास इस वर्ग को दिलाना चाहिए था कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरे देश का एक भी नागरिक जो दिल्ली में रहता है, मैं ये प्रण करता हूं कि दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा। उसका खाना, उसका भोजन, उसका स्वास्थ्य, उसके बच्चे, उनकी पढ़ाई, उनकी चिंता मैं स्वयं करूंगा। लेकिन कहने और करने में फर्क बहुत है। संवेदनहीनता अगर हमारे अंदर आ जाए और केवल हम राजनीति के लिए, दिखावे के लिए और पॉइंट्स स्कोर करने के लिए हम बात करें, और इसलिए श्रमिकों को जाना पड़ा। आज ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां से श्रमिकों ने जाना छोड़ दिया है, जो नहीं जा रहे हैं, उनको भी आजीविका की आवश्यकता है। ये जरूरत दोनों की है। जरूरत खाली श्रमिकों को दिल्ली की है ऐसा नहीं है। दिल्ली को भी श्रमिकों की जरूरत है और श्रमिकों को भी दिल्ली की जरूरत है। सवाल है कि उनके अंदर एक विश्वास बहाली करनी चाहिए थी। एक जो अविश्वास पैदा हुआ, जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, वो आपके असंवेदनशील होने के कारण हुआ। आप ग्राउंड पर दिखाई नहीं दी। आपने तो रातों रात लोगों को बाहर कर दिया। और वास्तव में इसमें फिर मैं कहता हूं, राजनीति की आवश्यकता नहीं है। संवेदनशील होने की जरूरत है, उनकी जरूरतों को जानने की जरूरत है,
उनकी जरूरतों को पूरा करने की जरूरत है। और अगर ये विश्वास उनके मन में आ जाएगा, देश में मोदी जी ने क्या किया? देश में मोदी जी ने सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मोदी जी की देश में है, तो वो है कि देश की जनता के बीच में विश्वास की बहाली, ट्रस्ट। हाँ, आप हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है। आज देश में ये मानते हैं मोदी जी हैं तो देश में किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह विश्वास दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनको इतना भारी बहुमत मिला है, उनके संदर्भ में ये विश्वास पैदा होता ही नहीं है कि दिल्ली इनके हाथों में सुरक्षित है। सतीश जी, अब मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगी और मैं आपका ध्यान जो इंटरनेशनली जो अमेरिका में जो माइनॉरिटी में अनरेस्ट चल रहा है, जो पूरा घटनाक्रम वहां पर घटा है, ऐसे ही कुछ अनरेस्ट हमारे देश में भी और खासतौर पर दिल्ली में भी हमने देखा है। क्या वहां से हमें एक सीख लेने की जरूरत है? क्या एक संदेश वहां से हमें लेने की जरूरत है कि हमें संभलना होगा? निश्चित रूप से सवाल आपका बहुत अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय मसला है तो उन पर कोई टिप्पणी करना मेरा अधिकार तो नहीं है और विदेश मंत्रालय इस पर अपनी बात करेगा। लेकिन एक मानवीयता के नाते जो चीजें दिखाई पड़ती हैं कि किसी भी आंदोलन में, किसी भी डेमोक्रेसी में और किसी भी देश में हिंसा को स्थान नहीं मिलना चाहिए। अगर प्रशासन कोई गलत चीज करता है, उसका कॉग्निजेंस अगर हम ले लें, उसको ईमानदारी से अगर हम उस पर कार्रवाई करें, तो शायद इस प्रकार के दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे। भारत में भी ऐसा कई बार होता है। हम हमारे सब्र के बांध टूट जाते हैं, हम कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, हम लूटपाट में कुछ शरारती तत्व उसमें बीच में आ जाते हैं। ये दृश्य जो है वो किसी भी देश के लिए पूरे विश्व में कहीं भी हो, वो बहुत दुखदाई हैं, बहुत परेशान करने वाले हैं। और इन सब चीजों से सबक हमको लेना चाहिए कि जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, उनका व्यवहार आम लोगों के प्रति कैसा है, वो आम लोगों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रख रहे हैं, ये अगर हम ध्यान में रखेंगे तो शायद इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हमको बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है। दूसरा एक और कारण है, ये इस समय जिस समय हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, लोग मानसिक परेशानियों में हैं, लोगों के मन में एक प्रकार का डर और भय है। लोग इस बीमारी के कारण से पूरा विश्व परेशान है और ऐसे में तो शायद प्रशासन को और सरकार को, वो चाहे विश्व में किसी भी देश में हो, भारत में हो, शायद ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है, शायद ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, शायद ज्यादा सहज होने की जरूरत है, शायद ज्यादा ओवर रिएक्टिव नहीं होने की जरूरत है। हम मानवता को अगर भूलेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। हम सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये दुखद है, ये सीन जो दिख रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। वो हम सबको सबक लेना ही चाहिए और खास करके प्रशासन में जिनके पास शक्ति है, जिनके पास पावर है और जो शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली से मतलब है कि जिनको अधिकार मिले हुए हैं, उनको अपने अधिकारों को किस तरीके से, कब, कैसे और कहां करना है, ये एक बड़ा मूल विषय है। उसको देखने की जरूरत है कि कहीं हम अपने व्यवहार से लोगों को ऐसा तो नहीं कर रहे कि जिसके परिणाम ऐसे होंगे कि शायद जो बाद में बहुत दुखदाई हों। इन सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सतीश जी, और मैं आखिर में बस आपसे यही जानना चाहूंगी कि बेशक से जो लॉकडाउन है वो अनलॉक होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी बहुत लंबा सफर है इसी तरह का, जो हमें बहुत समस्याओं से पार करना होगा, समस्याओं के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे में कुछ अपील आप लोगों से और दिल्ली की सरकार से खासतौर पर कोई सुझाव या कोई अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना है कि हम एक विशेष प्रकार की परिस्थिति में हैं। हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। सतर्कता और सावधानी, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा वैक्सीन हमारे लिए सोशल डिस्टेंसिंग है। सबसे बड़ा वैक्सीन हम अपने आप को लोगों से दूरी बना करके रखें। हम अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं। हम, सरकार ने जो हमको कहा है, मास्क लगाएं। ये जो लापरवाही है, कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये सावधानी जिस प्रकार से दिल्ली में आज मामले दिखाई दे रहे हैं, कभी 500 आते थे, 600 आते थे, 800 आते थे, 1000 आते थे, 1200 आए और अब 1500 पर डेली के आ गए हैं। वास्तव में ये दृश्य चिंता करने वाले हैं। टीवी पर जब आप लोग न्यूज़ दिखाते हैं कि रेफ्रिजरेटर से भरे ट्रक लाशों को लेकर के जा रहे हैं, ये वास्तव में बहुत चिंता करने वाले विषय हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है। मुझे लगता है कि देश के नागरिकों को भी, दिल्ली के नागरिकों को भी वास्तव में अपने व्यवहार को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। कहीं कोई चीज भाग नहीं जाएगी, बाजार सारे वहीं के वहीं रहेंगे। एक दुख का अवसर आया है, एक परेशानी की घड़ी आई है, वैश्विक समस्या है। हमको अपने व्यवहार को भी देखने की आवश्यकता है कि वास्तव में
हम इन सब चीजों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे को वास्तव में आज किस चीज को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। कुछ नहीं जाएगा, कुछ समय की बात है। अगर हम अपना धैर्य नहीं खोएंगे, हम संवेदनशील रहेंगे, हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, ये सारी चीजें हैं। और दिल्ली सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि एडवर्टाइजमेंट दिखाने की बजाय, तमाम तरह की बातें करने की बजाय, जो एक बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप आपके कहने और करने में है, उसको आपको एनालिसिस करने की जरूरत है। मैं दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। ऐसे में हम सब मिलकर के, और अगर इस लड़ाई को हम मिलकर के लड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसको हम हरा के रहेंगे। और भारत और दिल्ली पूरी तरह से दोबारा से हम जिस तरह से प्रगति करनी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमको संदेश दिया है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, स्वदेशी को बढ़ाना चाहते हैं, देश में निर्मित वस्तुओं को हम बढ़ाना चाहते हैं, ये गर्व, ये विश्वास देश के जनता, देश के लोग, हमको ही मिलकर के देखना है। लेकिन आज देश में देश के लिए मर मिटने की आवश्यकता नहीं है। देश के लिए सावधानी से जीने की जरूरत है। देश के लिए नियमों का पालन करके जीने की जरूरत है। देश के लिए अपने आप को एक अच्छा नागरिक साबित करने की आवश्यकता है। देश के लिए सब बातें जो डॉक्टर्स हमको कह रहे हैं, जो कोरोना के योद्धा हैं, मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं। वो डॉक्टर्स, वो नर्स, वो पुलिसकर्मी, वो सफाई कर्मी, वो पीछे रह करके रहने वाले हॉस्पिटल का स्टाफ, और खास करके मीडिया कर्मी, जो अपनी जान हथेली पर रखकर ये सारी न्यूज, सारी चीजें हमको दे रहे हैं। मैं उन सभी योद्धाओं को नमन करना चाहता हूं और लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने आत्मविश्वास को ना खोएं, अपने धैर्य को ना खोएं, अपना आत्मविश्लेषण करें, और जो चीजें हमें कही जा रही हैं उनको हम अगर निभाएंगे तो निश्चित रूप से हम दोबारा से तेजी से आगे बढ़ेंगे और भारत विश्व गुरु बनकर के आएगा। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, जिन्होंने दिल्ली की राजनीति में जो बदलाव हो रहे हैं, बीजेपी में जो बदलाव हुए हैं, दिल्ली संगठन में, उस पर बात की है। और बातचीत करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।